अपने 10वीं क्लास का 9वां चैप्टर है। ये एग्जाम में 6 नंबर का इसका एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आएगा वो 6 नंबर का आएगा, यानी ये एक चैप्टर पढ़ते ही अपने 6 नंबर तैयार हो जाते हैं। अब देखो इसका प्रश्न कैसे होता है, कभी तो एक ही प्रश्न आता है या फिर क्या होता है इसके 2 भाग दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से डिवाइड होते हैं, लेकिन टोटल ये कितना अपने 6 नंबर का आएगा। अब बात करते हैं भाई निर्देशांक ज्यामिति मतलब क्या होता है। देखिए भाई अपन अपने को ग्राफ वगैरह बनाना अपने को आता है, अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं 9 से वगैरह, 8वीं क्लास में भी अपन सीखते हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स निर्देशांक क्या होते हैं वगैरह। एक बार वापस उसको देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक बिंदु होता है, ठीक है, एक बिंदु होता है, अगर उसकी स्थिति को बताना है कि ये कहाँ कौन सी स्थिति पर है, यानी किसी भी चीज की स्थिति बताने के लिए अपन निर्देशांक अपन ज्ञात करते हैं। तो निर्देशांक का मतलब ही क्या होता है, निर्देश प्लस अंक, यानी ऐसा अंक जो अपने को क्या देते हैं भाई, निर्देश देते हैं कि उस बिंदु की स्थिति कौन सी है। तो किसी भी वस्तु की या किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले यानी निर्देश देने वाले अंकों को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। अब जो मेन बात आती है कि भाई अपने यहाँ देखो भाई अपन कितने अक्षों की बात करते हैं, 2 अक्ष होते हैं, एक होता है अपना एक्स अक्ष और दूसरा कौन सा होता है, वाई अक्ष होता है। तो देखिएगा भाई क्या होता है कि जैसे कि अपन इससे अपन एक ग्राफ बनाएंगे यानी आलेख बनाएंगे, तो देखिएगा ये जैसे आपने ग्राफ बनाया उसमें 2 अक्ष होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत यानी एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो समांतर, ये जो धरती के समांतर जो होती है यानी क्षैतिज रेखा जो होती है वो कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है। ये जो क्षैतिज रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इसी प्रकार जो ये लंबवत रेखा होती है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे कौन सा अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष ये पूरा एक्स अक्ष है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्स अक्ष है, इसका एक सिरा एक्स लिखेंगे, दूसरा एक्स डैश लिख देंगे। ये पूरा वाई अक्ष है, इसका एक सिरा वाई है, दूसरा सिरा क्या लिख दिया, वाई डैश। अब देखो भाई ये दोनों रेखाएं, दोनों अक्ष एक दूसरे को क्या कर रही है भी, एक जगह काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जिस बिंदु पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो कौन सा बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं भाई, तो ऑरिजिन में पहला अल्फाबेट क्या है, ओ, पहला अल्फाबेट क्या है, ओ। तो मूल बिंदु को किससे दर्शाते हैं, ओ से। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि यहां में ये देखो जैसे ये लिखा है, अब ये 0 भी लगता है ओ भी लगता है, तो दोनों में से कोई भी मानो, दोनों ही सही है, ठीक है। वैसे ही इसको मूल बिंदु अगर संख्या के रूप में देखें तो भी 0 होगा, और इसको दर्शाएंगे किससे, तो वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन में पहले ओ आता है, तो मूल बिंदु को किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसके निर्देशांक क्या होते हैं, यानी इसकी स्थिति कौन सी होती है। तो यहां देखोगे भाई कि अब इसकी स्थिति बाद में अपन करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पर 2 अक्ष हैं। इसमें देखो भाई अगर आप राइट साइड में जाओगे तो आपको मिलेगी संख्याएं कैसी, प्लस वाली, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और ये आगे चलती जाएगी, ठीक है। ये प्लस वाली यानी कैसी संख्या होगी, धनात्मक। ये कैसी संख्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है, ऐसे भी याद रख लेना है। इसी प्रकार आगे जब इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तब अपने को मिलेगी माइनस वाली संख्या, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 आगे भी बढ़ती जाएगी। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, तो ये अब देखो भाई ये किसका धनात्मक मान हो गया, एक्स का धनात्मक मान है, और ये ऋणात्मक मान किसका है, एक्स का, ये भी एक्स का। इसी प्रकार वाई की बात करें तो जब इस बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो एक्स के मान मिलेंगे प्लस वाले यानी धनात्मक, और जब नीचे की ओर जाएंगे तो वाई के मान कैसे मिलेंगे आपको, ऋणात्मक मिलेंगे। तो देखो भाई अगर आपको बोले कि यहाँ माइनस का 4, वाई बराबर -4 किधर है, तो आप कहाँ दर्शाओगे, देखो -4 2 जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन अपने को वाई का बोला है तो वाई अक्ष यानी ये वाला अक्ष, इस पर ये -4 इधर है। तो भाई वाई का कौन सी संख्या होती है, एक्स की कौन सी संख्या होती है, वो भी अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से -1, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, नीचे करेंगे तो -1 2 3 4। अब देखेंगे भाई ये जो बीच में होता है उसके निर्देशांक क्या होता है, बीच में क्या होगा, 0 होगा, 1 से पहले क्या होगा, 0। यानी कि देखो भाई यहाँ पर ये जो बिंदु है वो 0 है यानी मूल बिंदु है, तो उसके लिए x का मान भी 0 है और y का मान भी क्या है, 0। यानी देखो भाई यहाँ अपन कैसे लिखते हैं कि कोष्टक में अपने को निर्देशांकों को दर्शाना पड़ता है, ये बीच में कॉमा लिखेंगे, कॉमा से पहले किसका मान आएगा, x का, और कॉमा के बाद में किसका मान आएगा, हमेशा कभी भी देखो कॉमा से पहले जो संख्या आएगी वो x का मान है, कॉमा के बाद y की। तो यहाँ इसको दर्शाने के लिए देखा भाई यहाँ तो x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0,0। तो भाई देखो ये 1 नंबर का देखो वैसे प्रश्न इसका आता नहीं, लेकिन अर्धवार्षिक में वगैरह पिछली बार जो अर्धवार्षिक हुई थी उसमें पूछा था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं।
नाइन्थ क्लास में पूछा था, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0,0। अब देखिएगा इसी प्रकार जैसे आपको यहां पर एक बिंदु दे दिया, यहां जैसे कि यहां एक बिंदु दे दिया, अब बोलेंगे कि ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक क्या है। तो देखो भाई निर्देशांक मतलब आपको देखना है कि ये जो बिंदु है एक्स अक्ष को कहां पर जाके मिलता है, एक्स को कहां पर जाके मिलता है, 1 पर, यानी इसका एक्स निर्देशांक कितना हो गया, इसका एक्स निर्देशांक कितना हो गया भाई, 1 हो गया। इसी प्रकार ये वाला जो बिंदु है वो वाई अक्ष को कहां जाके मिलता है, वाई अक्ष को कहां जाके मिलता है, 3 पर, यानी इसका वाई निर्देशांक क्या हो गया, 3 हो गया। अब बात करते हैं भी इसको कैसे दर्शाना है, तो भाई इसको x, y के रूप में लिखना है, यानी कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y। तो इस बिंदु को मैं देखो x का मान आएगा कॉमा से पहले, यानी 1 आएगा कॉमा से पहले, 3 आएगा कॉमा के बाद, यानी ये बिंदु क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक क्या हो गए भाई, 1,3 हो गए। तो अपने प्रश्नमाला जो 9.1 है उसमें पहला सवाल यही है कि आपको पूछेंगे कि यहाँ जो जैसे ये बिंदु दे रखा है उसके निर्देशांक क्या है। तो आपको पहले x के देखा है भाई, x अक्ष को कहाँ टच कर रहा है, 1 पर कर रहा है, तो x निर्देशांक 1 हो गया। y को 3 पर टच करता है तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3, यानी कुल मिला के भाई 1,3। इसी प्रकार आपको अगर जैसे बिंदु यहां दे दिया, दूसरा बिंदु दे दिया Q, अब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, पहले बताइए इसका y निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक 1 है और x निर्देशांक कितना है, -3। देखो भाई तो आपने देखा भाई ये x को तो मिलता है -3 पर, y को मिलता है 1 पर, तो अब मैं इसको -3,1 लिखूं या 1,3 लिखूं, कौन सा सही रहेगा इसमें, -3,1, क्योंकि भाई x का जो मान है वो पहले आएगा, तो -3,1। चलो भाई एक बिंदु और लेते हैं, जैसे यहां पर बिंदु ले लिया आपकी बार, यहाँ ये बिंदु हो गया r। इस r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बोलो भाई, r के निर्देशांक, r का पहले x के लिए मान चेक करो भाई, x के लिए कितना है -3 और y के लिए भी कितना है -3, तो -3,3। अभी ये देखो ये पूरा ये मैं करवा रहा हूं, बाद में एक बात अपने को और पता चलेगी। इसी प्रकार यहां जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु अपना s हो गया, s के निर्देशांक क्या होंगे, तो पहले जाना है भी x की तरफ, x कितना 2 और y कितना है 3, 2 सॉरी, और ये है -3। चलो अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो दोनों निर्देशांक मिले हैं वो कैसे हैं, प्लस वाले, यानी धनात्मक है। यानी कि अगर दोनों ही संख्या प्लस वाली है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगी, चतुर्थांश नंबर 1। चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश यानी चौथा अंश। देखो भाई आप देखोगे भी ये इसके 4 अंश हो गए, तो 4 अंश मतलब ये पहला अंश, ये दूसरा अंश, ये तीसरा और चौथा। तो अगर दोनों ही संख्या प्लस की है, आपको बोले कि भाई 3,4, ये आपको बिना ग्राफ में दर्शाए बताना है कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। ये पहले में आएगा क्योंकि देखो दोनों ही संख्या प्लस की है और दोनों ही संख्या प्लस की कौन से में आती है, पहले में। यहां आपने देखा भी x तो है माइनस का, y कैसा है, x तो है माइनस का, y है प्लस का। यानी कि अगर x प्लस माइनस, पहली संख्या माइनस और अगर दूसरी संख्या प्लस की है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगी, दूसरे में। इसी प्रकार यहां आपने देखा तीसरे में क्या है, दोनों ही माइनस की है, यानी अगर दोनों संख्या माइनस की है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगी, तीसरे में। और पहली संख्या तो प्लस की लेकिन दूसरी कैसी, माइनस की, यानी x तो प्लस का, y माइनस का, तो वो कहाँ आएगा, चौथे अंश में, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, ये प्लस माइनस ये भी अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखिएगा और बात क्या होती है कि भाई एक नाम और आता है जिसको x निर्देशांक बोलते हैं, इसको आप और क्या बोल सकते हो, भुज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यानी आपको बोलेंगे कि बिंदु P के लिए भुज कितना है, भुज मतलब x निर्देशांक, तो इसके लिए x का मान कितना है, 1, यानी इसका भुज कितना 1 है, या इसका x निर्देशांक वो भी कितना 1 है। तो x निर्देशांक को ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इसी प्रकार y निर्देशांक की बात करें, इसका y निर्देशांक कितना है, 3 है, तो इस y निर्देशांक को अपन और क्या बोल सकते हैं, कोटि। यानी आपको यहाँ अगर ये भी पूछे कि कोटि कितनी है, तो कोटि भी कितनी है, 3 ही है, क्योंकि y निर्देशांक का ही पर्यायवाची क्या होता है भाई, कोटि, यानी एक दूसरे के ये 2 नाम है। ठीक है, अब इसके अलावा भाई अब अपन प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रश्नमाला में आपके एक सूत्र काम में आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे अपन ने भाई ये ग्राफ बनाया, अब ग्राफ में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई 2 बिंदु दे रखे हैं, जैसे एक बिंदु P यहाँ है और दूसरा बिंदु एक Q है, वो कहाँ है, यहाँ है। अब आपको बोलेंगे इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है। अब आपको पूछेंगे, जैसे अभी देखो जैसे इसको मैं A का नाम देता हूँ, इसको जैसे मैंने B नाम दे दिया। ठीक है भाई, A B बराबर काम में लेंगे। अब आपको बोलेंगे ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1, y1 है, क्योंकि ये पहला बिंदु,
तो पहला बिंदु है, देखो ये तो फिक्स है कि भाई कॉमा से पहले x आता है, कॉमा के बाद y आता है, और चूंकि ये पहला बिंदु है इसलिए दोनों के साथ में 1 1 लिख दिया। इसी प्रकार यहां पर भी कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y, ये दूसरा बिंदु है इसलिए मैंने इसके साथ में क्या 2 2 लिख दिया। तो अगर पहला बिंदु a जिसके निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, आपको पूछेंगे कि भाई इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो भाई, अब आपको यदि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो यहां अपन ऐसे दूरी कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, इन दोनों के जो बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है वो अपने को याद रखना है, और वो इस पूरी प्रश्नमाला में काम आएगा। सूत्र होता है दूरी। अब दूरी देखो, ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी। ए से बी तक की दूरी कितनी होती है, ए बी। ए बी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट। फिर आपको क्या करना है, x2 में से किसको घटाना है, x1 को। x2 में से किसको माइनस करना है, x1 को। x2 में से x1 को माइनस करो या x1 में से x2 को माइनस करो, कोई भी कर लो चलता है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहां लिखा x2 माइनस x1, फिर उस पूरे का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसी प्रकार फिर आपको बीच में प्लस लगाना है। अब x2 में से x1 को घटाया तो दूसरा किस में से किसको घटाएंगे, y2 में से y1 को। फिर आपको क्या करना है, उसका वापस स्क्वायर करना है। ये बन गया सूत्र किसका, दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र भाई देखो आपके इस पूरी प्रश्नमाला में काम आएगा, इसलिए इस वाले सूत्र को याद रखना है। अब ये जितना भी आपको बताया एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं 9.1। इसमें जो पहला सवाल दे रखा है, अभी अपन ने एक एग्जांपल लेके भी समझा था, उसके हिसाब से करना है। और बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो भी सवाल है इनमें इसका उल्टा, यानी आपको बिंदु पहले से दे रखे हैं उनको ग्राफ के अंदर निरूपित करना है, यानी दर्शाना। अब सीधा अपन स्टार्ट करते हैं छठे प्रश्न से। यानी कि छठे प्रश्न में आपको बोला है निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी वाला अभी अपन ने एक सूत्र लिखा था यहाँ पर, ठीक है, तो वो काम में लेना है। पहला इसका सवाल दे रखा है -6,7, और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, -1, -5। अब ये जो दो बिंदु हैं इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए कैसे, आपको पहले वाले बिंदु को क्या मान लेना है, ए, दूसरे वाले बिंदु को क्या मान लेना है, बी। यानी कि अब इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी। ए और बी के मध्य की दूरी क्या हो गई, ए बी। पहले अपन लिखेंगे सूत्र, पहले क्या लिखेंगे सूत्र लिखेंगे। सूत्र से पहले थोड़ी एक जगह छोड़ दो भाई, ठीक है, आपको एक बात और बतानी पड़ेगी। तो देखिए भाई, दूरी जो है ए बी है, और दूरी का सूत्र होता है भाई, सबसे पहले x2 में से x1 को घटाएंगे, या भले x1 में से x2 को घटाओ, लेकिन करना क्या है, स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो ये अपना सूत्र होता है। अब बात आती है भाई x2 x1 y2 y1 है क्या। तो देखो भाई, जिसके साथ में 1 लगा है मतलब पहले बिंदु से, 1 मतलब पहला बिंदु, 2 मतलब दूसरा बिंदु। तो पहले तो आप ये लिखो कि कॉमा से पहले क्या होता है, x, कॉमा के बाद क्या होता है, कॉमा से पहले क्या होता है x, कॉमा के बाद क्या होता है। ये पहला बिंदु है तो मेरे को 1 1 लिखना पड़ेगा, ये दूसरा बिंदु है तो मेरे को इनके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, 2 2। अब बताओ भाई, x2 का मान कितना है, -1, x1 का मान कितना है, -6, y2 का मान कितना है, -5, y1 का मान कितना है, 7। यानी कि अब अगर अपन ने ऐसे नीचे लिख दिया अपन को सारे मान मिल जाएंगे। तो ठीक है भाई, आपको अब कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ तो करना है, लेकिन देखो भाई अब मतलब कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको x2 है वो कितना है, -1, तो वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है भाई, x2 का मान माइनस में है तो माइनस में लिखना है। फिर देखो भाई x2 का मान रखा, फिर आपको क्या लिखना है भाई, ये माइनस, तो वो मैंने माइनस लिख दिया। अगला किसका मान आ रहा है, x1 का, और x1 का मान कितना है, -6। देखो भाई, एक तो माइनस पहले से था और दूसरा और माइनस आ गया, तो दोनों ऐसे माइनस माइनस ऐसे पास में अगर लिखना है तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा, कोष्टक। अब ये वाला छोटा कोष्टक और ये वाला भी छोटा कोष्टक, तो क्या कर दो भाई, इस कोष्टक को बड़ा बना दो। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है कि भाई अब ये जो -6 आया इसको मैंने कोष्टक में बंद करके लिखा। कभी भी आपको माइनस वाली संख्या अगर बाद में मिले तो माइनस में इसको कोष्टक में बंद करके रख दो। देखो x2 का मान रखा, ये माइनस की जगह माइनस, और x1 का मान माइनस था वो भी रखा। अब इस कोष्टक को बंद कर दो बड़े वाले से, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। अब जैसे इसको किया वैसे का वैसे इसको करना है। y2 कितना है भाई, y2 -5, y2 क्या है, -5 है, और ये वापस माइनस किसका, सूत्र का, और y1 कितना है, 7। भाई ये तो पहले से प्लस का है तो इसमें तो कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी माइनस मिलता है तो इसके ऊपर कोष्टक लगाओ और इसको कोष्टक बड़ा बना दो। ठीक है, अब देखिएगा अब कैसे करना है इसको। चलो भाई, अब भले देखो अगले स्टेप में आप इस वाले कोष्टक को क्या कर सकते हो, छोटा बना सकते हो। ये कितना है,
माइनस का 1 है। देखो भाई ये कोष्टक का मतलब होता है वैसे गुणा हो रहा है, तो माइनस का गुणा माइनस से, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और कितना 6, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसी प्रकार माइनस के 5 और माइनस के 7, अब ये गुणा नहीं है, अगर कोष्टक होता तो भाई गुणा होता। अब ये जैसे ये दो संख्या पास में होती, अपने को कंफ्यूजन होता है कि ये गुणा नहीं है, इसमें देखना अभी दोनों का कौन सा निशान है, यानी अगर दोनों का निशान सेम है तो भाई माइनस लगाओ, यानी अगर दोनों ही माइनस के तो माइनस लगाओ, दोनों ही प्लस के तो प्लस लगाओ, और फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, यानी 5 और 7 12, यानी आंसर कितना मिलेगा -12। तो वो यहां लिख देना है, लेकिन -12 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। चलो भाई इसके बाद में अगर निशान सेम होते हैं तो जोड़ के लिखो और जो सेम निशान है वो लगाओ, लेकिन अगर निशान अलग है, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या का निशान लगाना है और बड़ी में से छोटी को घटाना है। यहाँ बड़ी संख्या 1 है क्या 6 है, 6 कैसी है, प्लस की, यानी आंसर आएगा प्लस में, 6 में से 1 को घटाया कितना मिला 5, तो यहाँ कितना आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 5 का स्क्वायर है, ये -12 का स्क्वायर है। अब आपको देखना भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर मतलब 5 का 5 से गुणा, तो 5 पंजे 25। अगर यहाँ माइनस का 5 होता तो भी प्लस का ही 25 आता, ठीक है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। इसी प्रकार देखो भाई 12 का स्क्वायर होता है 144, तो -12 का भी क्या होगा 144 ही होगा, तो यहाँ कितना आ गया 144। अब जोड़िए भाई 25 और 144 कितना होता है 169, 25 और 144 कितना होता है, इनको जोड़ के यहाँ लिखा। अब 169 का अपने को भाई रूट लगाए नहीं, वर्गमूल, 169 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आप यहाँ चेक करोगे इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 6 का नहीं, मतलब कि लास्ट में सीधा किसका भाग जाएगा 13 का। 13 का भाग 16 में, 13 का पहाड़ा एक बार बोला, देखो भाई 13 का पहाड़ा एक बार बोला कितना आया 13, 16 में से देखो 6 में से 3 गए तो 3 बचे, ऊपर से क्या उतारा 9, 13 का भाग 39 में कितनी बार जाता है 3 बार, यानी कि भाई अपने इसमें इसका भाग कितनी बार गया 13 बार। ठीक है, अब अगला और चेक करते भाई 13 में किसका भाग जाएगा, वापस 13 का जाएगा। अब इन दोनों की जोड़े बना दो, कितना आया भाई, इस जोड़े में से एक आपको 13 बाहर लेना है। वैसे इसमें तो अपने को याद होना चाहिए भाई, देखो अपने को पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 13 का कितना 169 होता है, तो ये तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आती तो आपको ऐसा तरीका काम में लेना है। तो यहाँ आपको इसका आंसर कितना मिला 13। अब आपको ये पता नहीं है दूरी अब सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस में है, तो आपको क्या लिख देना है आगे इकाई, क्योंकि अपने को इसकी इकाई पता नहीं है, तो यहाँ जो भी इकाई होगी वो ऐसे लिख दो कि यहाँ क्या आएगा इकाई आएगी। तो ए बी के मध्य की दूरी कितनी होगी भाई 13 इकाई, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, इसके जैसा का जैसा अपने को दूसरा प्रश्न करना है, एक तीसरा है भाई, हो जाएगा, दूसरा तो हो जाएगा संख्या वाला है, तीसरा देखो भाई 81 स्क्वायर 281 अलग है, बिल्कुल अलग है, तो वो मैं अभी आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा फिर। हाँ सर, अब इसी का अपना जो तीसरा प्रश्न है कि पहला बिंदु दे रखा है 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282। अब इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। पहले एक को आप a मान लो, दूसरे को आपने क्या मान लिया b मान लिया, यानी a और b के बीच की दूरी क्या होगी ab। एक को अगर p मानो, दूसरे को q मानो, तो दूरी क्या हो जाएगी pq। ठीक है भाई, अब बात आती है भाई x2 x1 y2 y1 की मान ज्ञात करने की। तो भाई कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y, कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y। ये पहला बिंदु है तो भाई एक एक लिखेंगे, ये दूसरा बिंदु है तो क्या लिखेंगे दो दो लिखेंगे, यानी x2 ये हो गया, y1 ये सॉरी x1 y1 x2 y2 सारे मिल गए। अब देखिए भाई, अब सूत्र में अपने को क्या भरना है, इनका मान। तो मैं मान रखता हूं, पहले अंडर रूट, तो अंडर रूट बना दिया, इसके बाद में कोष्टक, तो कोष्टक x2 कितना है भाई 82 स्क्वायर 82 स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बाद में माइनस x1 कितना है 81 स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर दिख रहा है वो तो इसके मान में ही है, और बाकी ये जो बाहर वाला स्क्वायर है वो भी आपको अलग से ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में कॉमा y2 कितना है 2a/t2। ठीक है भाई, इसके बाद में माइनस y1 कितना है 2a/t1। ये मैंने रखा, ये दोनों के मान आए। अब कोष्टक बंद करके क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। अब ये मान रखने के बाद देखो भाई, अब ध्यान देने की बात है कि एक तो इसमें क्या कर सकते हो भाई, इसको अगर a मानो, इसको आप b मानो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमीका लगा के कर सकते हो। उससे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
अगर आपको वैसे नहीं करना तो आप कैसे करो, देखो पहले देखिए भाई इन दोनों को, ये जो दोनों आपको राशियां दे रखी है दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखो नहीं देखो भाई टी तो अलग है, ये तो T2 है ये T1 है, T2 T1 अलग है। अगर सिर्फ ये T होता तो सेम कहे जाते, ये कितना है T2 ये क्या है T1, तो दोनों क्या है अलग अलग है। अब अपने को ये देखना इसके अलावा क्या सेम है, तो अपन ने देखा A सेम है, A क्या है सेम, यानी A कॉमन आएगा। लेकिन देखो यहाँ कॉमन लेने का तरीका और थोड़ा अलग हो जाता है। देखो क्या होता है, अगर ये सिर्फ इतना होता है 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर, अगर इतना होता, इसके ऊपर ये स्क्वायर का निशान नहीं होता, तब ये A कॉमन में बाहर आके क्या सिर्फ A रहता। लेकिन यहाँ A जो कॉमन में बाहर आएगा, लेकिन उसकी ये देखो ऊपर कोष्टक की घात कितनी है 2 है, तो ये जो A बाहर आएगा तो उसकी घात भी कितनी लगेगी 2 लग जाएगी। ठीक है, अंदर भले ही उसकी घात 1 है, लेकिन ये कोष्टक से जो बाहर आएगा तो कोष्टक की घात 2 है, तो बाहर आएगा तो उसकी घात 2 लग जाएगी। अगर ये इसकी घात 3 होती तो बाहर आके उसकी घात कितनी लग जाती 3 लग जाती। अब अपन ने A को बाहर लिया तो वो A स्क्वायर बन गया। अब कोष्टक के अंदर क्या बचा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर और क्या है पूरे का वापिस स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए भाई इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी A इसमें भी A, बाकी ये T2 है ये T1 है, दोनों अलग अलग है। यानी कॉमन क्या आएगा 2A, कॉमन क्या आएगा, लेकिन जब 2A बाहर आएगा तो उसकी घात कितनी लगेगी 2 लग जाएगी, यानी उस पूरे का स्क्वायर करना है। अब देखो 2A बाहर आया उसका स्क्वायर कर दिया, अब अंदर क्या बचा T2 फिर माइनस T1 और पूरे का क्या है स्क्वायर है। यहां तक तो भाई अपने हो जाएगा। अब आगे भाई इसको करते हैं, देखिए कैसे, ये तो A स्क्वायर है, A स्क्वायर ही रहने दो इसको। आप ध्यान से देखिएगा, अब ये ऊपर वाली घात है, थोड़ी देर इसको छोड़िए, अंदर क्या दे रखा है T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। यहां आप अगर देखो भाई ध्यान दोगे, अगर इसको मैंने A माना तो A का क्या है स्क्वायर, इसको अगर B माना इसका क्या है स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सर्व समीकरण याद आई आपको भाई, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। यानी यहाँ कौन सी सर्व समीकरण काम आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार A और B को जोड़ना है, एक बार A और B को क्या करना है घटाना है। यानी अगर देखो इसका भी स्क्वायर हो रहा है इसका भी स्क्वायर हो रहा है, और अगर माइनस हो रहा है तो आपको क्या करना है, देखो तो एक बार तो T2 और T1 को जोड़ना है, एक बार आपको T2 और T1 को क्या करना है घटाना है। अब ये तो मैंने सिर्फ अंदर वाले को लिखा है, बाकी इसकी घात कितनी लगी है 2, तो ये घात 2 जो होगी वो इसके ऊपर भी आएगी, क्योंकि ये अंदर वाला अभी इतना मिला, अब उसकी घात 2 है तो दोनों की घात मैंने कितने लगा दी 2 2 लगा दी। ठीक है भाई, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2A का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर, और क्या इसमें कोई ये वाली सर्व समीकरण लगेगी, नहीं लगेगी, कि माइनस तो हो रहा है लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं है, और ये भी स्क्वायर है तो वो तो बाहर आ गया। यानी इसको तो मैं T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखूंगा। अब देखो भाई ये पूरा इतना ये एक है और ये पूरा दूसरा पद है। अब आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो भाई A स्क्वायर है, इसमें भी A स्क्वायर है, एक देखो भाई T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है तो इसमें भी T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है। यानी ये और ये दोनों में क्या है कॉमन है, यानी ये दोनों जो कॉमन है अब वो बाहर आ जाएंगे, किससे रूट से बाहर। तो रूट से बाहर देखो जैसे कि भाई A स्क्वायर है, जब A स्क्वायर रूट से बाहर आता है मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाता है हट जाता है। कोई भी चीज स्क्वायर वाली अगर रूट से बाहर आएगी स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां पर भी ये A स्क्वायर दोनों बाहर आएंगे तो ये इसका स्क्वायर हटेगा, यानी अब क्या बन गया सिर्फ A बन गया। इसी प्रकार ये T2 माइनस T1 का स्क्वायर था, ये भी T2 माइनस T1 का स्क्वायर था, ये भी जब बाहर आएंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेंगे T2 माइनस T1 बचेंगे। अब अपने को देखना है भाई अंदर क्या बचा, ये बाहर ले लिया ये बाहर ले लिया, अब अंदर जो है उनका तो स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, क्या रहेगा भाई T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। ये इसका ये लिख दिया, इसमें क्या बचा ये बाहर ले लिया या ये बाहर ले लिया, अब क्या बचा यहाँ पर सिर्फ 4। तो बस इससे आगे अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले कोष्टक को खोल सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपके यहां तक करके छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर क्या है सही है। तो दूरी इसकी कितनी आ गई भाई, ये वाली जो आपको दिख रही है वही क्या है इसकी दूरी है, ये इसका क्या है आंसर है। चेक कर लो भाई आंसर। अब अगला प्रश्न अपन करते हैं 7वां, जिसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब अपने को यहाँ सिद्ध करना है कि 3 अपने को बिंदु दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं, वो 3 किसके शीर्ष हैं
समकोण त्रिभुज के। तो मैं यहाँ पहले तीनों शीर्षों को लिख देता हूँ। मान लो पहला शीर्ष ए है जिसके निर्देशांक क्या है 2, -2। दूसरे को मान लिया बी जिसके निर्देशांक क्या है -2, 1। और तीसरा उसके निर्देशांक क्या है सी 5, 2। अब देखो भाई, ये प्रश्न पहले समझना है कि इसमें सिद्ध क्या करना है, क्योंकि ये बिंदु देखो आपको दे दिया। अब इसमें ये त्रिभुज वाला प्रश्न है और अपने को यहाँ सिद्ध करना है कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब एग्जाम में समकोण की जगह समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, समबाहु भी आ सकता है, समद्विबाहु भी आ सकता है और विषम बाहु भी आ सकता है। अब कोई भी आए, देखो करने का तरीका सेम होता है, इसलिए मैं इनकी भी साथ में बात कर रहा हूं कि देखिए भाई समझिए पहले अब कैसे इसको करना है। तो पहले आपको देखो भाई समकोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, ये चारों में से आपको कोई भी सिद्ध करने को बोल सकते हैं। अब आपको कैसे सिद्ध करना है, तो देखिए भाई पहले समबाहु की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है, समान। तीनों भुजाएं मतलब क्या होती है भाई, समान होती है। यानी अगर तीनों भुजाएं अगर बराबर अगर आपको मिल जाती है, देखो जैसे ये पहला बिंदु है, ए और बी के बीच की दूरी निकाली, आपको पहली भुजा क्या मिल गई, ए बी। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी निकाली, कौन सी भुजा मिल गई, बी सी। और ए और सी को मिलाया, इनकी बीच की दूरी निकाली तो कौन सी भुजा मिल गई, ए सी। अब तीनों भुजाएं मिलेगी, अगर तीनों भुजाएं अगर बराबर आ रही है, तीनों भुजाएं सेम अगर आ रही है तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसकी जगह मान लो भाई तीनों बराबर नहीं है, लेकिन कितनी भाई बराबर है, 2 बराबर है, तीसरी अलग है। अगर 2 बराबर है तो सम यानी बराबर, द्वि यानी 2 बाहु यानी भुजा, तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर तीनों ही अलग अलग आ जाए, तीनों क्या है भाई, असमान है या फिर तीनों ही क्या है, अलग अलग है, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु। तो ये तो तीनों की बात होगी। इसका एक सवाल अपने को आगे दे रखा है, वो आपको आज ये करवाऊंगा, उसके जैसा ही आपको ये वाला भी करना है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की बात आती है। समकोण त्रिभुज तो वो होता है कि भाई जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये तो कोण की बात हो गई, लेकिन भाई भुजाओं से कैसे पता चलेगी ये समकोण त्रिभुज है। तो अपन ने एक भाई पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो समकोण, देखो, और पाइथागोरस प्रमेय कौन सा त्रिभुज संतुष्ट करता है, समकोण त्रिभुज। यानी कोई भी अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा। या फिर इसका उल्टा बोले, अगर कोई भी त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण होगा। यानी समकोण इसको संतुष्ट करता है और ये इसको जो भी संतुष्ट करेगा वो भी समकोण होगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। आपने ऐसा पढ़ रखा है भाई कि आधार का स्क्वायर, आधार यानी ये वाली भुजा, इसका वर्ग और प्लस लंब यानी इसका वर्ग। अगर इन दोनों के वर्गों को जोड़ने पर सामने वाली भुजा जो ये होती है 90 डिग्री वाली, वो कर्ण होती है। आपको कर्ण के वर्ग अगर बराबर मिल जाता है तो ये कौन सी प्रमेय कहलाएगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो ठीक है भाई, यानी कि यहाँ अब देखो चित्र में अपने को यहाँ पता नहीं चलेगा कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आप क्या कर दो भाई, देखो 3 भुजाएं मिलेगी, एक आधार होगी, एक लंब होगी, एक कर्ण होगी। आप क्या कर दो भाई, तीनों का ही क्या कर दो भाई, वर्ग कर दो। अब वर्ग करके फिर देखो कि क्या किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी के बराबर आ रही है। अगर किसी भी 2 को जोड़ने पर तीसरी के बराबर आ जाता है, यानी कि वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। और जो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण। तो यहाँ अपने को यही सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज होगा। अब ये तो फिक्स है भाई, अब सिद्ध करने को बोला है मतलब समकोण त्रिभुज है, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेगा। लेकिन कैसे करेगा, वो कैसे पता करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं अभी बाद में मिटाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको भी त्रिभुज है तो जिसकी 3 भुजाएं होगी, तीनों भुजाएं ज्ञात करते हैं। पहली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी। पहली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी। चलो भाई यहाँ ए बी की बात चल रही है। अब भुजा भले देखो भुजा निकालनी हो या दूरी निकालनी हो, सूत्र सेम रहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ अपने को देखना है कि कौन कौन से बिंदु की बात चल रही है, ए और बी की। ए यानी ये पहला बिंदु और बी यानी ये दूसरा बिंदु, ठीक है। तो अब आपको पता करना है भाई x1 y1 क्या है, तो कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y। इसी प्रकार कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद में y। अब देखो ये पहला बिंदु है तो इसको मैंने x1 लिख दिया, इसको मैंने y1 लिख दिया। ये दूसरा बिंदु है तो x2 और y2। अब आपको ये x1 y1 x2 y2 जो भी मान मिले हैं वो इसमें रखने हैं। तो देखो भाई मैं मान रखता हूँ इसमें a b बराबर x2 में से x1 को घटाना है। x2 यानी कितने में से,
x2 यानी -2 में से माइनस करना है x1 को, x1 कितना है 2 है। चलो ये मैंने इसको लिख दिया। इसी प्रकार y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 है, ये माइनस करना है y1 को, और y1 वापस किस में आ गया माइनस में। जब संख्या वापस माइनस में आती तो कोष्टक में बंद करो और इस वाले कोष्टक को क्या बना दो, बड़ा वाला कोष्टक बना दो। अब देखिएगा अगर दोनों ही संख्या माइनस की होती है, दोनों निशान सेम होते हैं तो माइनस लगाओ और दोनों को जोड़ दो, -4 और उसका क्या कर दिया स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ इस कोष्टक को अब छोटा कर दो, 1 की जगह 1। अब देखो कोष्टक है मतलब गुणा हो रहा है, तब माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, और फिर 2 और उसका क्या है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर भी 16, तो -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16। 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 16 और 9 कितने होते हैं भाई 25। अब 25 किसका वर्ग होता है 5 का, यानी 25 का वर्गमूल 5। आगे भाई क्या लिखेंगे इकाई लिखेंगे, यानी कि भाई अपने को भुजा AB की लंबाई कितनी मिली, भुजा AB कितनी मिली 5 इकाई मिली। भुजा AB कितनी मिली। अब जैसे आपने भुजा AB निकाली, आपको और भी दूसरी 2 भुजाएं निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। अगली भुजा AB निकाली, अब आपको कौन सी निकालनी है BC। अब कौन सी निकालनी है BC, यानी इस वाले की और इस वाले दोनों बिंदुओं की बात करते हैं BC। तो भुजा BC बराबर सूत्र वो का वही रहेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए x2 x1 y1 चेंज हो जाएंगे। देखो अब BC है पहला बिंदु B, ये पहला बिंदु है xy लिख दिया, दूसरा बिंदु है C xy लिख दिया। अब देखो पहला है तो 1 1 लगाएंगे, ये दूसरा है तो क्या लगाएंगे 2 2 लगाएंगे। अब बताइए भाई मेरे को क्या करना है BC ज्ञात करनी है, x2 में से x1 को घटाना है, x2 यानी कितना 5, उसमें से माइनस करना है x1 को, x1 कितना आ गया -2, यानी इसको तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा और इस वाले कोष्टक को बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका क्या कर दिया भाई मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस y2 में से y1 को घटाना है, y2 कितना 2, माइनस करना है y1 को, वो कितना है 1 और उसका स्क्वायर, √ ये 5 माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया 2 उसका स्क्वायर। 2 में से 1 घटेगा कितना आएगा 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर। अब बताओ भाई 5 + 2 कितना होता है 7, और 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, और 1 का स्क्वायर तो कितना 1 ही होता है। तो आपको भाई यहाँ मिला 49 + 1 कितना मिला भाई ये, हाँ 50, वो भी कौन सा √50, क्या मिला भाई √50 मिला, ठीक है भाई। अब आप 50 के वर्गमूल निकालोगे। अब देखो इसको क्या, इसका ये किसी का वर्ग होता है। अब वैसे इसको आप अब अजय गुणनखंड करके भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले प्रश्न में जरूरत नहीं, आप ऐसे रखो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आगे जाके अपने को स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। अगला देखते हैं तीसरी भुजा। अब लास्ट जो भुजा अपने को निकालनी है वो कौन सी है, अब की बार AC निकालनी है, यानी अब की बार वापिस x1 और y1 x2 y2 अलग हो जाएगा AC। तो चलो भाई ये मैं लिखता हूँ AC, सूत्र अपने वो का वही काम आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देखिए भाई x2 - x1, अब पहले बात करते हैं AC की। A यानी ये पहला बिंदु है x, y, C यानी ये वाला x, y। पहले बिंदु को क्या लिखेंगे 1 1, दूसरे बिंदु के साथ क्या लिख दिया 2 2। अब आप माइनस कीजिए x2 यानी कितना 5, 5 में से किसको माइनस करना है y1 को, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया भाई x1 होगा, ठीक है भाई यहाँ x1 आएगा, x1 को यानी किसको माइनस करना है 2 को, यहाँ 2 आ गया और उसका स्क्वायर। फिर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2, माइनस करना है y1 को जो कि वापस माइनस में आ गया, तो कोष्टक में लिख दो और इस वाले कोष्टक को बड़ा बना दो और क्या कर दिया पूरे का स्क्वायर। चलो भाई अब आगे क्या करना है, अपने को 5 में से 2 को माइनस करना है, कितना आएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 माइनस और माइनस के बीच में कोष्टक यानी गुणा होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 और उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 + 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, सही है भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। आगे क्या लिख दी भाई, इसमें भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ इकाई ऐसे लिख देना। चलो ये आपको किसका मान मिला AC का। अब अपने लगभग अपने को आंसर मिलने मतलब कि अपन सिद्ध कर लेंगे, ठीक है, ये मिला आपको AC का मान। अब देखिए
अगर आपको ये समकोण सिद्ध करना है तो ही आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, बाकी अगर ये तीनों सिद्ध करने हैं तो बस आप यहां तक कर लोगे। देखो ये 5 मिला और ये वाली भुजा भी 5 मिली और ये वाली भुजा अलग है, ठीक है, यानी इसमें कितनी भुजा समान है? 2, यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। यानी अगर आपको समद्विबाहु बोला होता तो आप लिख देते कि भाई इसकी 2 भुजाएं समान है, तीसरी अलग है, इसलिए कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। लेकिन यहाँ समद्विबाहु की बात ही नहीं की, अपने तो समकोण सिद्ध करना है। तो इन तीनों में से कोई सिद्ध करना है तो यहां तक करके आपको आंसर दिख जाएगा। तीनों सेम है तो समबाहु बोल देना, 2 सेम है तो समद्विबाहु बोल दो, तीनों ही अलग है तो विषमबाहु। लेकिन यहाँ अपने को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो इसके लिए एक और एक्स्ट्रा स्टेप होता है। वो क्या होता है देखिए आप, इसके लिए आपने को ये तीनों भुजा निकाली है, तीनों का क्या करना पड़ेगा? वापिस वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग मतलब देखिए कैसे, पहली भुजा कौन सी निकाली अपन ने? ए बी। अब आपने ए बी निकाली है, आपको क्या करना है? ए बी का स्क्वायर। ए बी यानी किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसी प्रकार जो सेकंड भुजा निकाली है बी सी, बी सी का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। बी सी कितनी निकाली है? √रूट 50, तो √50 का भी क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर। और एक बात ठीक है भाई, रूट के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो आपको कोई स्क्वायर नहीं करना, बस खाली रूट हटा के और स्क्वायर हटा के 50 लिख दो। लास्ट जो आपने निकाली ए सी, ए सी भी कितनी थी? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब आपको ये देखना है क्या कोई भी 2 भुजाएं जोड़ने पर तीसरी भुजा मिल रही है? अपन ने देखा भाई ये 25 और 25 जोड़ते हैं तो अपने को 50 मिलता है। किस किस को जोड़ने पर मिल रही है भाई? ए बी स्क्वायर। एक तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और दूसरा किसका स्क्वायर जोड़ने पर? ए सी का स्क्वायर। चलो भाई जोड़ के देखते हैं। ए बी का स्क्वायर कितना है? 25। ए सी का स्क्वायर कितना है? 25। कितना मिला? और 50 किसका मान है? बी सी का मान है। ठीक है भाई, 50 किसका मान है? बी सी स्क्वायर का मान है। किसका मान है? बी सी स्क्वायर। यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या मिला? बी सी स्क्वायर। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और तो आप लिखोगे चूंकि यह त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है? संतुष्ट करता है। अब ये वाला, ये कौन सी प्रमेय हो गई भाई? पाइथागोरस प्रमेय। तो चूंकि ये त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है? संतुष्ट करता है। और पाइथागोरस प्रमेय को कौन सा त्रिभुज संतुष्ट करता है? समकोण त्रिभुज। यानी कि तो आप लिखोगे अतः यह कौन सा त्रिभुज है? अतः यह समकोण त्रिभुज है। ऐसे इसको भाई करना है। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज